Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Nooreen Fatima. Today we are on the topic quantitative research, lesson number 6. Qualitative research. What is qualitative research? Qualitative research एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइंडिंग हमारे इंटरेस्ट का, जो भी हमारे रिसर्च के का इंटरेस्ट है, उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और उसको उसी बेसिस पे ये डेटा कलेक्शन भी होता है और उसकी ये कंक्लूजन्स भी क्वालिटेटिव फॉर्म में निकलते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच डिफरेंसेस क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये जितने भी डेटा कलेक्ट होते हैं, एनालाइज होते हैं और उसके कंक्लूजन निकलते हैं, वो नंबर्स के फॉर्म में निकलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, स्कोर या फिर कोई और मेजरमेंट। और अगर हर कोई भी ऐसा रिसर्च है जो कि ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में ये नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो हम उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं इंक्लूड करते हैं। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? मैंने भी आपको बताया, वो क्वालिटेटिव फॉर्म में निकलता है। ये उसके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ये उसकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये एक एनालिटिकल नरेशन होता है उसका। हाँ, और मोस्टली ये कुछ फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे आपको रीजनिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है काफ़ी सारी। क्वालिटेटिव रिसर्च में इसी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च में ये ज़्यादातर हम इन डेप्थ या डिटेल या डीप केस स्टडीज़ रखते हैं, डीप इंटरव्यूज़ रखते हैं एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ रखते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग इन दोनों को रिसर्च में किस तरह पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज़ करना है? पहले तो हमें देखना है कि हमारी जो रिसर्च की फाइंडिंग है उसका क्या नेचर है, और हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी आसानी से मिल पा रही है। क्वालिटेटिव की आसानी से मिल पा रही है या क्वांटिटेटिव की आसानी से मिल पा रही है, और जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस में लाई कर रहा है? वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जा सकता है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में जा सकता है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। बट कुछ रिसर्च होते हैं जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। जैसे कि वॉलकर 1996 इन्होंने एक स्टडी की थी, जहाँ पे इन्होंने उनका रिसर्च मेन टॉपिक ये था कि जेंडर डिफरेंसेस इन कंट्रोल ऑफ टीवी रिमोट वुड अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ कपल्स। आप जानते हैं कि जब टीवी देखते हैं तो अक्सर कपल्स कभी मेन मांगते हैं कि मुझे रिमोट चाहिए, कभी वुमेन मांगते हैं मुझे रिमोट चाहिए टीवी का। सो उस पर कभी कभी बहस भी हो जाती है। तो उसने वॉलकर ने ये शी यूज्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एज अ क्वांटिटेटिव मेथड, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके इन्फ्रेंसेस थे, उसको एक्सप्लेन उसने क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया था। ऑल्सो उसने ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे थे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरव्यूज़ के साथ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो वाले क्वेश्चंस जिसमें हम अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन अपने किसी और उस क्वेश्चन का जवाब वो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी भी वे में दे सकता है, हाँ ना भी बोल सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, यानी कि उसके आंसर्स लिमिटेड नहीं होते। अब ये है कि ये लिमिटेशंस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के? अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले आता है सर्वे यूजुअली ये सेल्फ रिपोर्ट होते हैं, उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, हमारे सब्जेक्ट की ऑनेस्टी वो कितना सीरियस है हमारे इस रिसर्च को लेकर, वो कितना उसकी याददाश्त कितनी मतलब तेज़ है, और उसका इंटरेस्ट कितना है ये रिसर्च में, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है हमारे ये रिसर्च की एक्यूरेसी के लिए। रिसर्च की या जो फाइंडिंग है, जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसकी एक्यूरेसी वो कितना सही है, वो उसमें मैटर करता है। कोरिलेशनल रिसर्च हाँ कभी भी ये कॉज नहीं बताता है कि कौन सी वेरिएबल किस पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ये वो एंड वो मतलब कॉजल रिलेशनशिप नहीं बताता है। इसमें ये होता है कि ये पता चलता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप कि नहीं है रिलेशनशिप।
एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जानते हैं कि इसमें आर्टिफिशियलिटी आती है, तो उसके हमारे सब्जेक्ट के बिहेवियर्स को बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, जो हमें पता नहीं चलता, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है बट अक्सर हमसे इग्नोर हो जाता है क्योंकि एक ये आर्टिफिशियल सेटअप रहता है एक्सपेरिमेंटल। अब आता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आपकी आ जाएंगे केस स्टडी, इंटरव्यू, एथनोग्राफी एंड फोकस ग्रुप। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे ये जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी हमारी फाइंडिंग है, वो एक सिंगल केस को लेकर के होती है, या फिर कोई छोटा सैंपल लेकर के होती है, या फिर किसी ऐसी जगह होती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए होती है, रेयरली अकरिंग केसेस के लिए। रेयरली अकरिंग कंडीशन या केसेस वो वाले हो गए जो वो रेयरली मतलब बहुत कम, जो अक्सर बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपके इसमें नोट में, हैंड आउट में एग्जांपल दिया है कि कॉजेज ऑफ ब्रेन डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट, चिल्ड्रन लॉस्ट इन फॉरेस्ट एंड ग्रोन अप विद एनिमल्स। और वो और उन सैंपल्स के लिए लिया जाता है जो कि जिनके लार्ज सैंपल्स नहीं अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये HIV एड्स के पेशेंट, तो अक्सर होता है कि वुमेन की मतलब बीमारियों के बारे में ये अक्सर डिस्क्लोज़ नहीं करते पेशेंट, या फिर उन्हें नहीं बताना रहता है ड्यू टू सोशल स्टिग्मा कि सोसाइटी क्या कहेगी और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो अक्सर हमें सैंपल नहीं मिल पाता, तो किसी एक का लेकर के हम सिर्फ केस स्टडी करते हैं। इंटरव्यूज़ मोस्टली क्वालिटेटिव भी रिसर्च भी होता है। इंटरव्यूज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों होता है। और इसमें इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से वो वाले क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड इंटरव्यूज़ वो वाले इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे ये हम अपने सब्जेक्ट को क्वेश्चन दे देते हैं और एक लिमिटेड आंसर देते हैं, हाँ, ना या फिर नहीं मालूम। ये 3 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से कोई एक चूज़ करना रहता है, तो उनको ऑप्शंस दे देते हैं, यानी कि उनके आंसर करने का जो जवाब होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ऑल्सो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उसके पास इंटरव्यूअर स्किल होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली एक और एसेंशियल एक बहुत ही स्पेशल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी अपनी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, वो खुद भी चाहता हो कि हाँ मेरी इंटरव्यू हो, उसकी खुद की इंटरेस्ट भी हो, वरना वो चीज़ें मिस इंटरप्रेट कर सकता है या फिर वो चीज़ें गलत बता सकता है। इंटरव्यूज़ कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू गैदर ओरल और लाइफ हिस्ट्रीज, और या तो फिर कोई स्पेसिफिक इशू के बारे में बात करना हो और या फिर कोई केस स्टडी से रिलेटेड हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ ऑन जेंडर इश्यूज़, तो फिर जेंडर इश्यूज़ में जब बात आती है तो हमें सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, बहुत केयरफुली बात करनी चाहिए, बहुत ही सेलेक्टेड वर्ड्स यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पैराफ्रेज करके लैंग्वेज बोलना चाहिए। ये टाइम एंड प्लेस भी मैटर करती है इंटरव्यू में, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये प्लेस का भी वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो किसी और के सामने अपनी बातें नहीं रिवील करना चाहते ये, और वहाँ के आसपास के लोग भी ये लाइक उनके लिए मैटर करते हैं। फिर आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एक तरह से समझ लें कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी रिसर्चर्स होते हैं स्पेशली वो वाले जो जेंडर इशू से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन या जिस भी जो भी अब उनकी फाइंडिंग है, जिधर से भी उनको डेटा कलेक्ट करना है, ऑब्ज़र्व करना है, वो उस जगह जाकर के रहने लगते हैं, वहाँ के ये बिल्कुल उसी सिचुएशन में एकदम मतलब अडैप्ट करने की कोशिश भी करते हैं, और वो सिचुएशन को बहुत बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक जिनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि हाँ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर पता चल जाता है तो ऐसा हो सकता है कि अगला सब्जेक्ट आपका हाँ वो बिहेवियर चेंज भी कर सकता है। तो बट इसमें रिसर्चर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स या फिर कोई इमोशनल अटैचमेंट ना कर ले अपने सब्जेक्ट से। फोकस ग्रुप
फोकस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कलेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं, लाइक एक ग्रुप बना करके वहाँ पे सारे लोग का इंटरव्यू होता है और मोस्टली इसमें 6 to 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है कि 12 से ज़्यादा हों। दूसरी बात कि इसमें ये वो वाले लोग आते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ से हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर आ गया, कोई लॉयर आ गया, कोई साइंटिस्ट आ गया या फिर कोई टीचर आ गया, एंड सबको साथ में इंटरव्यू किया जाता है। या फिर वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सेम बैकग्राउंड से होते हैं, इनके ओपिनियन, इनके क्या एटीट्यूड है किसी इशू पे, इनके क्या डिसलाइक हैं, क्या लाइक्स हैं, इसके बारे में रिसर्चर सबसे बात करता है और एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन टाइप होती है। ओके, एंड now what are the precautions against gender bias in research? Researchers should be very careful in selecting the language as रिसर्चर्स को इन बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चनायर में, अपने इंटरव्यूज़ में, ये और क्या क्या स्केड्यूल्स हैं, और जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं जेंडर, रेस, कलर को लेकर के, उसको बहुत अच्छे से डील करना होता है। उसको बहुत केयरफुल लैंग्वेजेस में बोलना चाहिए ताकि आपके सब्जेक्ट भी हर्ट ना हो। ऑल्सो APA पब्लिकेशन मैनुअल में बहुत सारे गाइडलाइंस है जहाँ पर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एक दिया, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का एक एरिया फिक्स्ड है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरह के लैंग्वेजेस यूज़ करना चाहिए ये, और किस तरह के लैंग्वेजेस आपको सेक्सिस्ट लेबल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मेल एंड फीमेल। 1977 में APA फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप्ड गाइडलाइन। 1977 में APA ने पहली बार गाइडलाइन बनाया था फॉर जेंडर न्यूट्रल और नॉन सेक्सिस्ट लैंग्वेज। फिर क्या होता है, द यूज़ ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज सॉल्व्स 2 प्रॉब्लम। पहला है कि द प्रॉब्लम ऑफ डेजिग्नेशन। अक्सर ऐसा होता था कि रिसर्चर्स पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को रेफ़र कर रहे होते हैं, बट वो लैंग्वेजेस ऐसे यूज़ कर जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेन को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि मैन इज़ क्यूरियस बाय नेचर और मैन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ हेल्थ हैज़र्ड। तो इसकी जगह उनको हिज, हर, ये सब यूज़ करने के अलावा वो दे यूज़ करने, THEY, दे, ये वर्ड फॉर एवरीवन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या ह्यूमंस यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैन ना यूज़ करें, बिकॉज उससे ये लोगों को कन्फ्यूजन भी होने लगती है, भले रिसर्चर आपका नॉन सेक्सिस्ट ही क्यों ना हो। ऑल्सो रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त आप क्या टर्म्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अक्सर होता है कि मेन एंड गर्ल्स बोल देते हैं लोग, तो मेन एंड वुमेन बोलना चाहिए। आपके जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन, जो डिज़ाइनिंग है होती है रिसर्च की, वो आपकी कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, हम आपकी क्या इंफॉर्मेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या चाहते हो कि आपको कौन सी किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिले, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिले, क्वालिटेटिव फॉर्म में मिले, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिले, या फिर या फिर इन फैक्टर्स का भी एक और फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आपकी क्या स्किल है, लाइक आप विथ नंबर्स इन एंड नैरेटिव से नैरेटिव्स वो बात हो गई, एक्सप्लेनेशन, जो आप कंक्लूजन दे रहे हो वो एक्सप्लेन कर रहे हो, वो सही वो प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है, सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या जो आप नंबर्स, जो कि वैल्यूज़ आप दिए हो, वो कैलकुलेशन आपकी सही है, जिससे आप सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन आपकी, ये जिससे ये कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी ये रिसर्च में ये कोई गलती ना आए। और जब कंटेंट एनालिसिस की बात आती है रिलेटेड टू जेंडर इशू, तो हमें ये अपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरी बात कि हमारी जो कोडिंग प्रोसीजर है, किस तरह हम किस एरिया से निकालना चाहते हैं, जैसे कि टीवी प्रोग्राम या फिर मैगज़ीन या फिर बुक्स, ड्रामा शोज़ जो भी थे, ये उसकी अच्छी सी एनालिसिस होनी चाहिए, कैटेगराइजेशन अच्छी से होनी चाहिए। ये कैटेगराइज अच्छे से करेंगे तो ही फिर हम जो भी प्रॉपर चैनल यूज़ कर रहे हैं फॉर कंटेंट एनालिसिस, वो बेटर तरीके से होगा, और हमारे कंटेंट भी बहुत स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि हमें एनालाइज क्या करना है। दैट्स ऑल फॉर लेसन 6।